हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? मैं विष्णु कुमार स्वागत करता हूं सभी का आज के इस वीडियो क्लासेज में। दोस्तों आज के इस वीडियो क्लासेज में हम लोग समानांतर चतुर्भुज के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि समानांतर चतुर्भुज क्या होती है, समानांतर चतुर्भुज की हम पहचान कैसे करते हैं और समानांतर चतुर्भुज में कौन कौन से चतुर्भुज सम्मिलित होते हैं, और साथ ही दोस्तों समानांतर चतुर्भुज से संबंधित कुल जितनी भी विशेषताएं हैं उन सबको दोस्तों हम लोग वन बाई वन करके स्टेप बाई स्टेप क्या करेंगे, हम लोग सीखेंगे। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने इसके पिछले वाले वीडियो में बिल्कुल अच्छी तरीके से जान चुका था दोस्तों कि विषम चतुर्भुज क्या होती है। अब इसका अगला जो चतुर्भुज है दोस्तों वो मिलेगा आपका समानांतर चतुर्भुज से रिलेटेड। इसलिए सबसे पहले हमको ये जानना अति आवश्यक होगा कि आखिर जो समानांतर चतुर्भुज है इसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा फुल कॉन्सेप्ट दूंगा समानांतर चतुर्भुज के बारे में, तो इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल एंड तक अच्छे से देखते रहिएगा। अगर दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो आपको समानांतर चतुर्भुज से संबंधित कुल जितने भी आपके दोस्तों डाउट होंगे वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, समानांतर चतुर्भुज को परिभाषा के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर इसकी जो परिभाषा है कुछ इस प्रकार से कही जा रही है। कहा जा रहा है इसमें वह चतुर्भुज जिनकी सम्मुख भुजाएं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर बात कर रहे हैं चतुर्भुज, तो जब चतुर्भुज है तो कहीं ना कहीं मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो आपका समानांतर चतुर्भुज है वो भी कहीं ना कहीं चार भुजाओं से घिरा हुआ एक बहुभुज होगा। यानी कि इस चतुर्भुज में जो आपके रेखाखंड आएंगे वो कितने आएंगे, वो चार आएंगे। इसीलिए दोस्तों हम लोग इसको बोलेंगे चतुर्भुज। लेकिन यहाँ पर जो मतलब है हमको वो किससे है, तो समानांतर से। तो सबसे पहले हम लोग इसी के लिए क्या करेंगे, इस समानांतर के आधार पर ही इसके परिभाषा को समझने का प्रयास करेंगे। तो वह चतुर्भुज जिनके सम्मुख भुजाएं, तो आप लोग को मैंने बताया था कि सम्मुख हम उससे बोलते हैं जो आमने सामने की होती है, और जो अगल बगल की होती है उसको हम लोग आसमान के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो क्या होती है, आपस में बराबर एवं समानांतर। दोस्तों दोनों एक साथ होनी चाहिए, बराबर भी होनी चाहिए और साथ ही साथ समानांतर भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आप चतुर्भुज ले लें और उस चतुर्भुज के अगर सम्मुख भुजाएं, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो सम्मुख भुजाएं हैं वो केवल एक युग्म की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर दोनों युग्म की बात कर रहा है। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि जो चतुर्भुज में जो भुजाएं होती है यानी वो कितने जोड़ी होती हैं, वो दो जोड़ी होती है, यानी दो दूनी के चार, यानी चार रेखाखंड उसमें आते हैं भुजा के रूप में। तो इनके दोस्तों दोनों युग्म की भुजाएं होती है वो आपस में क्या होती है, बराबर एवं समानांतर होती है। तो मैंने आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरीके से बताने का प्रयास किया है कि वह चतुर्भुज जिनकी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर एवं समानांतर होती है उसे समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस परिभाषा का मतलब क्या हुआ। जैसा कि दोस्तों आप लोग पहला फिगर में देख सकते हैं कि ये जो आकृति है आपकी वो एक प्रकार का समानांतर चतुर्भुज की आकृति है, और ये जो समानांतर चतुर्भुज है दोस्तों वो एक प्रकार का ABCD समानांतर चतुर्भुज है। जब दोस्तों आप लोग इसमें देखते हैं AB भुजा को, तो AB भुजा के सम्मुख कौन सी भुजा है, बताइए। AB भुजा के सम्मुख कहने का मतलब कि AB के सामने, ठीक है। तो AB भुजा के सम्मुख जो भुजा है वो है CD। उसी प्रकार से अगर हम बात करें BC भुजा का, तो BC भुजा के सम्मुख कौन है, तो BC भुजा के सम्मुख है दोस्तों आपका AD। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि AB भुजा जो है वो अपने सम्मुख भुजा CD के बराबर है, और साथ ही साथ जो BC भुजा है वो अपने सम्मुख भुजा AD के क्या है, बराबर है, और इसी के साथ दोस्तों ये आपस में समानांतर भी है। अब यहाँ पर बात आती है समानांतर की। तो दोस्तों हम कैसे पता करेंगे कि जो AB भुजा और जो CD भुजा है ये दोनों एक दूसरे के समानांतर होंगे। तो दोस्तों एक दूसरे के समानांतर तभी हो सकते हैं जब इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि जब दो रेखाखंडों के बीच और कोई तिर्यक रेखा अगर आती है, जैसे कि आप लोग क्या कर सकते हैं, AD को CD और AB भुजा के लिए तिर्यक रेखा मान सकते हैं, और इसके एक ही ओर बनने वाले अंतःकोणों का जो योग होगा यदि वो 180 डिग्री के बराबर अगर होता है तो हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है, समानांतर हैं। तो दोस्तों किसी भी अगर समानांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों को अगर आप लोग जोड़िएगा तो इनका जो योग होगा वो 180 डिग्री के बराबर प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो CD भुजा है और जो AB भुजा है वो एक दूसरे के क्या है, समानांतर है। अर्थात अगर CD भुजा और AB भुजा को अगर दोनों ओर असीमित रूप से अगर बढ़ाया जाए तो ये दोनों भुजाएं एक दूसरे से कभी भी क्या कर सकती हैं, प्रतिच्छेद नहीं कर सकती हैं। उसी प्रकार से दोस्तों अगर हम बात करें AD भुजा और BC भुजा, तो AD भुजा और BC भुजा के लिए जो तिर्यक रेखा है वो है दोस्तों आपका AB और CD। यानी AB और CD के एक ही ओर के अंतःकोणों को अगर जोड़िएगा, कौन कौन, तो कोण A
और कोण बी। तो जब इन दोनों कोणों को दोस्तों आप लोग जोड़िएगा तो इनका जो योग होगा वो 180 डिग्री के बराबर प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो एडी भुजा है और जो बीसी भुजा है वो दोनों आपस में तो बराबर हैं ही, साथ ही साथ जो एडी भुजा है वो बीसी के समानांतर भी हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वाले आकृति में इनके सम्मुख भुजाओं के बराबर होने के साथ साथ ये जो भुजा है वो आपस में समानांतर भी हैं। दोस्तों हमें यहाँ पर समानांतर चतुर्भुज की परिभाषा में केवल और केवल यही चीज हमको बिल्कुल अच्छी तरीके से रिमेंबर रखनी होगी कि कोई भी ऐसा चतुर्भुज जिनकी सम्मुख भुजाएं अगर बराबर होने के साथ साथ समानांतर भी होती है तो हम लोग उस चतुर्भुज को निसंकोच समानांतर चतुर्भुज दोस्तों बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग हमेशा क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि इसके दो युगों में से केवल एक ही भुजा क्या होगी, समानांतर होगी। दोस्तों इसके दोनों युगों में से दोनों युगों की जो भुजाएं होनी चाहिए वो परस्पर एक दूसरे के बराबर भी होनी चाहिए और साथ ही साथ आपस में समानांतर भी होनी चाहिए, तो अभी हम इसको समानांतर चतुर्भुज के नाम से जान सकते हैं। तो इसकी जो विशेषता है दोस्तों फर्स्ट नंबर हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो फर्स्ट नंबर विशेषता में कहा जा रहा है वे सभी चतुर्भुज जिनकी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर एवं समानांतर होती है उन्हें समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि जो आकृति है आपकी वो एक प्रकार का समानांतर चतुर्भुज वाली आकृति है। क्यों है, क्योंकि दोस्तों इनकी सम्मुख भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। यानी दोस्तों अगर हम बात करें ए बी मैप का तो ए बी जो है दोस्तों वो किसके बराबर हो जाएगा, वो सी डी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों जो ए बी होगा आपका वो सी डी के समानांतर भी हो जाएगा। यानी कि जो ए बी भुजा वो सी डी के बराबर भी है और जो ए बी भुजा वो सी डी के समानांतर भी है। उसी प्रकार से जो इसका दूसरा युग्म वाला जो भुजा है कौन कौन, बी सी और ए डी, तो बी सी और ए डी एक दूसरे के बराबर भी है। देख सकते हैं ना इस वाले निशान से, मैंने आप लोग बताया था ना कि ये जो दोस्तों आप निशान देख रहे हैं, जो संकेत देख रहे हैं वो यहाँ पर भी देख रहे हैं। इसका मतलब यही हुआ, यही इंडिकेट करता है आपसे कि ये जो दोनों के दोनों जो भुजा हैं वो आपस में एक दूसरे को बराबर होने का आपको प्रतीत करा रहे हैं कि यानी हम क्या है कि एक दूसरे क्या है आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो सकता है कि जो बीसी भुजा होगी वो बराबर हो जाएगी आपके एडी भुजा की और साथ ही साथ जो बीसी होगा भुजा वो किसके समानांतर हो जाएगा, तो एडी भुजा के समानांतर हो जाएगा। तो बोल सकते हैं कि जो आपका चतुर्भुज है वो एक प्रकार का समानांतर चतुर्भुज है। दोस्तों यहाँ पर जो आप आकृति देख रहे हैं वो एक प्रकार का दोस्तों वर्ग है और आप जानते हैं कि वर्ग भी एक प्रकार का समानांतर चतुर्भुज ही होता है। क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि आप जान सकते हैं कि जो वर्ग की जो भुजाएं होती हैं प्रत्येक वो आपस में एक दूसरे के बराबर होती है। यानी यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमने यहाँ पर रेड कलर का जो हमने यहाँ पर निशान दिया है संकेत के रूप में, ये इनके भुजाओं पर दिया है और इनकी जो भुजाएं हैं वो एक दूसरे से यही कह रही है कि हम चारों चारों क्या है आपस में बराबर है। तो जब दोस्तों ये चारों भुजाएं आपस में बराबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी सम्मुख भुजाएं भी क्या है आपस में बराबर है। तो देख सकते हैं दोस्तों कि पी क्यू किसके बराबर हो सकता है, आर एस के, क्योंकि पी क्यू के सामने कौन है, आर एस भुजा है। और यहाँ पर इसके आधार पर देख सकते हैं, देखिए इसका जो इंडिकेशन है वो यहाँ पर भी हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना माप ये वाला भुजा होगा उतना ही माप का ये वाला भी भुजा होगा। उसी प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जितना माप क्यू आर वाला भुजा होगा उतना ही माप का पी एस वाला भी भुजा होगा। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि इनके सम्मुख भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। लेकिन दोस्तों वेट, हमको यहाँ पर वैसा चतुर्भुज जिनकी सम्मुख भुजाएं केवल बराबर होने से यहाँ पर मतलब नहीं है, इनके सम्मुख भुजाएं बराबर होने के साथ साथ इनका समानांतर होना भी बहुत ही आवश्यक है। तो क्या करते हैं दोस्तों कि हम इनके सम्मुख भुजाओं के एक ही ओर बनने वाले जो अंतःकोण है उनका योग करके देखते हैं कि वो एक संपूरक कोण के बराबर आता है कि नहीं आता है। यदि दोस्तों इनका योग संपूरक कोण से अगर कम है या अधिक है तो बोल सकते हैं कि ये दोनों भुजा एक दूसरे के बराबर तो हैं, लेकिन अगर समानांतर नहीं है तो हम बोलेंगे कि जो चतुर्भुज है आपका वो एक प्रकार का बिल्कुल भी समानांतर चतुर्भुज नहीं है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि किसी वर्ग के अंतःभाग में बनने वाले उनके प्रत्येक अंतःकोण की जो माप होती है वो एक प्रकार का समकोण होती है। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी इसके चार कोण बन रहे हैं, कोण पी, कोण क्यू, कोण आर, कोण एस, ये सब के सब क्या है दोस्तों, वो अपने समकोण यानी 90 डिग्री का करते हैं दोस्तों, प्रतीत करते हैं और इनका टोटल जो योग होगा वो 360 डिग्री के बराबर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो हमको यहाँ पर केवल मतलब है किस चीज से, हमको मतलब है इसके आसन्न कोणों को योग का 180 डिग्री अर्थात संपूरक कोण होने से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपके आसन्न कोण कौन कौन सकते हैं, देखिए कोण पी का आसन्न कौन होगा, कोण पी का आसन्न दोस्तों या तो एस हो जाएगा या तो
Q हो जाएगा, है ना। यानी कि हम क्या करते हैं कि कोण P को कोण Q में जोड़कर देखते हैं। तो आपको पता है दोस्तों, जो कोण P है उसका भी मान कितना है 90 डिग्री, और जो कोण Q है उसका भी मान कितना है 90 डिग्री। तो 90 और 90 मिलकर कितना हुआ 180 डिग्री। तो बोल सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर ये वाले कोण और ये वाले कोण, ये दोनों का योग कितना है 180 डिग्री के बराबर है। तो बोल सकते हैं कि जो PS भुजा है और जो QR भुजा है वो आपस में बराबर होने के साथ एक दूसरे के समानांतर भी है। यानी कि अगर PS भुजा और QR भुजा को दोनों मतलब नीचे या ऊपर की ओर अगर असमित रूप से अगर आगे बढ़ाइएगा तो ये बिल्कुल भी आगे बढ़ने पर एक दूसरे से प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। उसी प्रकार से दोस्तों अगर यहाँ पर P और S इन दोनों का अगर हम योग लें तो आपको पता होगा कि यहाँ पर भी 90 डिग्री है और यहाँ पर भी 90 डिग्री है। तो इनका भी योग कितना होगा दोस्तों 180 डिग्री के बराबर ही प्राप्त होगा। तो जब 180 डिग्री के बराबर प्राप्त होगा तो बोल सकते हैं कि जो PQ भुजा है और जो RS भुजा है वो दोनों भी क्या है एक दूसरे के समानांतर है। इसीलिए दोस्तों जो वर्ग है उसको समानांतर चतुर्भुज के नाम से भी क्या कहता है जाना जाता है। आगे देख सकते हैं यहाँ पर आपको ये देखने में क्या लग रहा होगा, आपको ये देखने में दोस्तों एक प्रकार का आयत लग रहा होगा। यथार्थ एक प्रकार का आयत लग क्या रहा होगा, वो दोस्तों आयत ही है। लेकिन आपको दोस्तों पता होगा या किसी ने आपको बताया होगा, कोई बुक में आप पढ़े होंगे कि जो आयत है वो भी एक प्रकार का समानांतर चतुर्भुज ही होता है। तो क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि इनकी कहीं ना कहीं सम्मुख जो भुजाएं होंगी वो आपस में बराबर होंगी और साथ ही साथ समानांतर भी होंगी। तो आइए देखकर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कोशिश करते हैं कि जो आपका आयत है वो एक प्रकार का समानांतर चतुर्भुज है कि ना। क्योंकि दोस्तों इसकी परिभाषा यही बोल रही है कि वह चतुर्भुज जिनकी सम्मुख भुजाएं, सम्मुख यानी आमने सामने भुजाएं आपस में बराबर होने के साथ साथ क्या होनी चाहिए, समानांतर भी होनी चाहिए। उसी को हम लोग बोलते हैं समानांतर चतुर्भुज। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर जो XW है मतलब WX जो भुजा है इसके सम्मुख कौन सी भुजा है, तो दोस्तों WX के सम्मुख आपका ZY भुजा है। ये क्या है आमने सामने है। उसी प्रकार से XY के सामने कौन भुजा है, तो WZ है, वो भी क्या है एक दूसरे के आमने सामने है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमने सिंगल यहाँ पर निशान दिया है और यहाँ पर भी सिंगल निशान दिया है। तो इससे हमको यही प्रतीत होता है कि जितनी माप की दोस्तों आपका WX वाला भुजा है उतना ही माप का आपका ZY वाला भी भुजा है। यानी ये दोनों भुजा एक दूसरे के बराबर है। लेकिन दोस्तों जो WX है वो बिल्कुल भी XY के बराबर नहीं है और जो आपका WZ है वो बिल्कुल भी आपके ZY के बराबर नहीं है। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों क्या है सिंगल निशान का प्रतीत हो रहा है और यहाँ पर डबल निशान का प्रतीत हो रहा है। कहने का मतलब कि आपका जो ZY भुजा है वो WZ वाले भुजा से बोलता है कि हम तुमसे अलग मैप की है और जो WZ भुजा है वो बोलता है ZY भुजा से कि हम भी तुमसे अलग मैप की है। इसलिए जो दोनों भुजाएं हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल भी आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं दोस्तों कि एक समानांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं आपस में बराबर हो भी सकती है अथवा नहीं भी हो सकती है। क्यों हो सकती है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं देखिए ये भी आपके एक प्रकार का समानांतर चतुर्भुज ही है। तो इसमें जो आसन्न भुजाएं हैं वो आपस में बराबर हैं। देखिए SR और QR ये दोनों क्या है आपस में बराबर है। लेकिन यहाँ पर बराबर है, बताइए यहाँ पर बराबर है, यहाँ पर देखिए तो बराबर है, यहाँ पर बराबर है तो नहीं है। तो दोस्तों बराबर ना होने की स्थिति में बोल सकते हैं कि ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि किसी समानांतर चतुर्भुज में जो आसन्न भुजाएं होंगे वो आपस में सदैव बराबर ही होंगे। दोस्तों इनकी जो आसन्न भुजाएं हैं वो आपस में बराबर हो भी सकती है और नहीं हो सकती है, लेकिन जो सम्मुख भुजाएं हैं वो सदैव ही आपस में बराबर होंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर ध्यान से देखिए ये वाली भुजा इसके बराबर नहीं है और ये वाली भुजा इसके बराबर नहीं है, लेकिन इसके सम्मुख ध्यान दीजिए आप लोग, इसके सम्मुख क्या है बराबर है, इसके सम्मुख क्या है बराबर है। ठीक है, तो बोल सकते हैं ये क्या है, ये एक प्रकार का समानांतर चतुर्भुज है। भले ही इसके आसन्न भुजाएं आपस में बराबर हो या ना हो, इनकी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होगी। लेकिन एक चीज ये भी याद रखिएगा कि एक समानांतर चतुर्भुज में आसन्न भुजाएं बराबर हो भी सकती हैं और नहीं हो सकती है। रिजल्ट आपके सामने है, यहाँ पर आसन्न भुजाएं बराबर है जबकि यहाँ पर आसन्न भुजाएं बराबर नहीं है, लेकिन सम्मुख भुजाएं आपस में क्या है बराबर है। देखिए इसमें सम्मुख भुजाएं क्या आपस में बराबर है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ये एक प्रकार का पतंग है, तो इसको नहीं बोल सकते कि एक प्रकार का चीज है समानांतर चतुर्भुज है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके आसन्न भुजाएं आपस में क्या है बराबर है। तो दोस्तों आप ये कहिए कि जब इनके आसन्न भुजाएं आपस में बराबर है तो कहीं ना कहीं जो पतंग है वो भी एक प्रकार का क्या है समानांतर चतुर्भुज है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आपको पता है कि इनके आसन्न भुजाएं आपस में बराबर है। आसन्न मतलब AB के बगल में कौन है
एडी है, अब बीसी के बगल में कौन है तो सीडी है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर जितना माप व्यक्त कर रहा है उतना ही माप दोस्तों आपका एडी भुजा भी व्यक्त कर रहा है। तो कहने का मतलब कि जो एबी भुजा की माप है वो एडी भुजा की माप के बराबर है। ठीक उसी प्रकार से जो बीसी भुजा की माप है वो सीडी भुजा की माप के बराबर है। तो दोस्तों आपको पता चल चुका कि इनके आसन भुजाएं आपस में बराबर है, लेकिन इनके सम्मुख भुजा देखिए। तो दोस्तों एबी के सम्मुख कौन है, एबी के सम्मुख है सीडी भुजा। तो बताइए तो एबी के सम्मुख जब सीडी भुजा है तो क्या एबी भुजा सीडी के बराबर है? तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि ये दो दोस्तों आपका ग्रीन कलर वाला जो निशान है वो अलग दोस्तों माप को प्रदर्शित करता है, और यहाँ पर जो ब्लैक कलर वाला जो निशान है वो अलग माप को प्रदर्शित करता है। हालांकि इनके आसन भुजा आपस में बराबर है, लेकिन जो दोस्तों इनके समूह भुजा है वो आपस में बिल्कुल भी बराबर नहीं है। और पता ना समानांतर होंगे कभी कि नहीं होंगे ये पता तो बिल्कुल भी दोस्तों नहीं है। तो इस चीज पर आपको बहुत ही बिल्कुल अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ इन आकृतियों को समझना आप लोग के लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखवाया भी होगा। देखिए विशेषताओं के माध्यम से देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि इसके आसन भुजाओं की माप एक समान या समान हो सकती है, मतलब बराबर या अबराबर हो सकती है, परंतु सम्मुख भुजाएं सदैव समान ही होंगे। मतलब इसमें दोस्तों कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, कोई भी बदलाव दोस्तों बिल्कुल भी नहीं होंगी। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आप समझ चुके हैं कि एक ऐसा चतुर्भुज जिनके सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होने के साथ साथ समानांतर भी होती है, तो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसे दोस्तों हम लोग समानांतर चतुर्भुज बोल सकते हैं। तो इसलिए जो आयत है दोस्तों क्या है, एक प्रकार का समानांतर चतुर्भुज है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इनके आसन भुजाएं भले ही बराबर नहीं है, लेकिन इनके सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर हैं, और साथ ही इनके जो सम्मुख भुजाएं वो एक दूसरे के समानांतर है। क्यों? क्योंकि जब इनके प्रत्येक अंतःकोणों की माप 90 डिग्री है और इनके भी प्रत्येक अंतःकोणों की माप 90 डिग्री है, तो क्या ये एक दूसरे के समानांतर नहीं होंगे? यानी अगर इनके आसन कोणों को जोड़िएगा तो भी क्या होंगे दोस्तों, वो भी एक प्रकार के 180 डिग्री का ही माप पकड़ेंगे। और इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो WZ है और जो XY भुजा है ये दोनों क्या है, एक दूसरे के समानांतर है। अगर हम बात करें दोस्तों इस वाले आकृति में, वो क्या है, एक प्रकार का सबलम चतुर्भुज है। तो अगर हम बोले कि जो सबलम चतुर्भुज है वो क्या मतलब एक प्रकार का समानांतर चतुर्भुज है, तो दोस्तों हम लोग समलम चतुर्भुज को बिल्कुल भी समानांतर चतुर्भुज नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि आपको समानांतर चतुर्भुज में आपने ये सीखा कि समानांतर चतुर्भुज की दोनों युग्म की जो भुजाएं होती हैं वो आपस में परस्पर बराबर एवं समानांतर होती है, जबकि आप समलम की परिभाषा से ये जानते हैं कि इसके दोनों युग्मों की भुजाओं में से किसी एक ही युग्म की भुजा आपस में क्या होती है, समानांतर होती है। बराबर हो ना, खाली समानांतर होती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समलम चतुर्भुज बोलते हैं। तो दोस्तों बराबर भी नहीं, खाली समानांतर है, इसलिए हम लोग इसको बिल्कुल भी क्या करेंगे, समानांतर चतुर्भुज के नाम से नहीं जानेंगे। बात करते हैं हम लोग दोस्तों यहाँ पर बी नंबर की विशेषता में। बी नंबर विशेषता में दोस्तों आपसे कहा जा रहा है समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर देखिए जितना माप यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है, देखिए यहाँ पर डबल ग्रीन वाला कोण यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं, तो डबल ग्रीन वाला यहाँ पर भी प्रदर्शित कर रहे हैं। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के सम्मुख है। तो देख सकते हैं कि जितना माप यहाँ पर व्यक्त कर रहा है कोण ए, उतना ही माप यहाँ पर व्यक्त कर रहा है कोण सी। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि कोण ए की माप कोण सी के बराबर है। और उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जितना माप कोण बी व्यक्त कर रहा है, देखिए रेड कलर के निशान से सिंगल यहाँ पर कोण बन रहा है ना, और यहाँ पर भी सिंगल यहाँ पर इंडिकेशन हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना कोण बी की माप है उतना ही कोण डी की भी माप है, इसलिए दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे, आपस में दोस्तों बराबर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आप लोग वर्ग में देखिएगा, आयत में देखिएगा, तो यहाँ पर भी समूह कोण आपस में बराबर होंगे। यानी यहाँ पर 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला जो कोण आर है वहां पर भी 90 डिग्री है, तो बोल सकते हैं कि भी क्या है, आपस में बराबर है। यहाँ पर 90 डिग्री है तो यहाँ पर भी 90 डिग्री है, तो बोल सकते हैं कि समूह कोण क्या है, आपस में बराबर है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने ये भी जाना कि एक समानांतर चतुर्भुज की जो समूह कोण होते हैं वह आपस में बराबर होते हैं। तो 2 नंबर विशेषता खत्म हुआ। अब हम बात करते हैं सी नंबर में। तो सी नंबर में आपसे कहा जा रहा है इस चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग एक समपूरक कोण होता है। तो दोस्तों जब तक इनके आसन्न कोणों का योग समपूरक कोण नहीं होगा तब तक इनकी जो भुजाएं होंगे वो एक दूसरे के समानांतर होंगे। यानी कि आसन्न कोण बनाने वाले जो इनके भुजाएं होते हैं वो एक दूसरे के समानांतर हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यदि इनके आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री नहीं होगा तो इनके जो सम्मुख भुजाएं होंगे इनके बीच बनने वाले आसन्न कोणों के योगों का तो दोस्तों बिल्कुल भी समानांतर नहीं होंगे, क्योंकि समानांतर का संबंध इसके बीच तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतःकोणों के योग का संपूरक होने से है। तो जब ये संपूरक होगा ही नहीं तो ये एक दूसरे के समानांतर होंगे क्यों। इसलिए दोस्तों हम लोग बोल सकते हैं कि अगर आप समानांतर चतुर्भुज देखते हैं तो उनके आसन्न कोणों का योग सदैव ही सदैव क्या होगा दोस्तों, एक संपूरक कोण के बराबर होगा। अरे हालांकि इस आकृति में जो कोण ए है और जो कोण बी है ये दोनों एक दूसरे से अलग है, लेकिन दोस्तों जब हम कोण ए को कोण बी के साथ अगर हम जोड़ेंगे तो ये दोनों कोणों की माप क्या होगी, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगी। क्यों दोस्तों, क्योंकि कोण ए आपका अलग है और कोण बी आपका अलग है। यहाँ पर देख सकते हैं
यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ पर डबल ग्रीन से पता चल रहा है कि अलग मैप को प्रदर्शित कर रहा है, और यहाँ पर सिंगल रेड कलर के यहाँ पर प्रतीक से ये पता चलता है कि अपने अलग मैप को प्रदर्शित करता है। लेकिन जब दोनों का योग करेंगे तो बिल्कुल 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो इसलिए बोल सकते हैं कि इनके आसमान कोण भले ही मतलब बराबर ना हो, और यहाँ पर क्या है आसमान कोण, यहाँ पर दोस्तों आसमान कोण दोनों आपस में बराबर है, लेकिन इनका योग कीजिएगा और इनका भी योग कीजिएगा तो दोनों का मान क्या होगा, 180 डिग्री यानी संपूरक कोण के ही बराबर होगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि दोस्तों जो इस चतुर्भुज के आसमान कोण का जो योग होता है वो एक संपूरक कोण के बराबर होता है। ठीक है, और साथ ही साथ एक विशेषता आप लोग यहाँ पर ये भी समझ सकते हैं कि एक समानांतर चतुर्भुज के आसमान कोण आपस में बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कोण ए है वो बिल्कुल भी कोण बी के बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ए है और जो बी है इन दोनों की मैप एक दूसरे से अलग है, आसमान है एक दूसरे से मैप क्या है इनकी अलग है, तो ये बराबर नहीं है। जबकि यहाँ पर जो कोण पी है और जो कोण क्यू है ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी आप मत सोचिएगा कि अगर कोई दोस्तों आपका समानांतर चतुर्भुज मिलेगा तो समानांतर चतुर्भुज के आसमान कोण आपस में सदैव बराबर ही होंगे। दोस्तों बराबर हो भी सकते हैं और नहीं हो सकते हैं, लेकिन इनके समूह कोण सदैव आपस में बराबर होंगे। तो देख सकते हैं कोण ए के समूह कौन है, कोण सी, तो बराबर है। कोण बी के समूह कौन है, कोण डी, तो बराबर है। यहाँ पर देख सकते हैं कोण पी के समूह कौन है, कोण आर, बराबर है। कोण क्यू के समूह कौन है, कोण एस, तो बराबर है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं डी नंबर विशेषता में। डी नंबर विशेषता में से कहा जा रहा है कि एक समानांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण एक समकोण हो भी सकता है अथवा नहीं भी सकता है। तो दोस्तों अभी मैंने आप लोगों को समझाया कि यहाँ पर समकोण है, देखिए यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, जबकि यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। इस वाले आकृति में जो आपका आयत है इसमें भी 90 डिग्री बन रहा है, इसमें भी 90 डिग्री बन रहा है, लेकिन इसमें 90 डिग्री नहीं बन रहा है। तो क्या इसको हम समानांतर चतुर्भुज नहीं बोलेंगे? इसको भी बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे, लेकिन इनके जो प्रत्येक अंतःकोण की माप है वो बिल्कुल भी समकोण नहीं है और इनके जो प्रत्येक अंतःकोण की माप है वो समकोण है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि एक समानांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण एक समकोण हो भी सकता है अथवा नहीं भी सकता है। आप लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंस ये नहीं कहिएगा कि समानांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण समकोणी होगा, तो दोस्तों आपका रॉन्ग हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर ये कहेंगे कि एक समानांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण समकोण हो भी सकता है अथवा नहीं भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर नहीं है जबकि यहाँ पर है, लेकिन तीनों के तीनों समानांतर हैं। इसलिए ये गुण आप लोग हमेशा दोस्तों याद रखिएगा। अगर दोस्तों इतने गुणों को, इतने विशेषताओं को आप लोग बिल्कुल सरल तरीके से अपने माइंड में दोस्तों इंटर कर लेते हैं तो आपको इनसे संबंधित कोई भी और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या कोई भी इंट्रेंस एग्जाम निकालते हैं, कोई भी किसी भी चीज़ का, नीट का या बीएड का या डीएलएड का या कोई भी दोस्तों आप एग्जाम देते हैं दोस्तों, उसमें आपको बहुत ही क्या होंगे, ये आपको यूजफुल या आपको बहुत दोस्तों सहायता प्रदान करेंगे। ठीक है, और इन जितने भी आप विशेषताएं देख रहे हैं इन सभी विशेषताओं को आपको 9th क्लास में प्रमेय के माध्यम से सिद्ध कराया जाएगा। उसमें आप लोग का और भी माइंड जो होगा डेवलप होगा कि हम लोग कैसे कह सकते हैं कि इस चतुर्भुज यानी समानांतर चतुर्भुज के आसमान कोणों का योग एक संपूरक कोण होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ई नंबर में। तो दोस्तों ई नंबर में आप देख सकते हैं कि इसमें आसमान भुजाओं की माप एक समान या समान हो सकती है, परंतु सम्मुख भुजाएं सदैव समान ही होंगे। तो इस चीज़ को मैंने आप लोग को अभी समझाया था, बस पीछे 2 मिनट पहले, तो आप लोग इस चीज़ को दोस्तों समझ चुके होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं एफ नंबर विशेषता में। तो एफ नंबर विशेषता में दोस्तों कहा जा रहा है कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे के बराबर या समान होते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो आपका वर्ग है और जो आपका आयत है, छोड़िए ना वर्ग आयत, आपको हम बता ही देते हैं कि कैसे मतलब कि एक दूसरे के बराबर एवं समान होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होगा ना कि विकर्ण कैसे बनाएंगे। तो किसी चतुर्भुज के सम्मुख शीर्षों को मिलाने से क्या होता है, विकर्ण का निर्माण होता है। तो दोस्तों हमने एक यहाँ पर विकर्ण खींचा, जितना माप ये है उतना ही माप दोस्तों ये भी है, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं। देखिए तो ध्यान से आप लोग देखिए, एडी जो भुजा है वो किसके बराबर हो सकता है, देखिए 2 का त्रिभुज बन रहा है ना विकर्ण के खींचने से, ए डी सी, आएगो बन रहा है ए बी सी, तो 2 का त्रिभुज बन रहा है। तो 2 का त्रिभुज में एक जो भुजा है ए डी वो किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। तो ए डी बराबर है बी सी के। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर त्रिभुज ए डी सी में जो सी डी भुजा है वो किसके बराबर है, त्रिभुज ए बी सी के। तो त्रिभुज ए बी सी के ए बी भुजा के बराबर है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर डी सी भुजा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी ए भुजा, या बोल सकते हैं कि सी डी भुजा बराबर हो जाएगा ए बी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान से, हाई वाला कोण और हाई वाला कोण दोनों आपस में क्या है, बराबर है, किससे, तो समूह कोण से। तो लिख सकते हैं कोण डी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, कोण बी। तो इस प्रकार दोस्तों क्या देख सकते हैं, इस प्रकार से आप लोग ये देख सकते हैं कि एस ए एस यानी 2 भुजा और उनके अंतर्गत कोण। ठीक है, 2 भुजा और उनके एक अंतर्गत कोण से आप देख सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज यानी त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी ये एक दूसरे क्या है, सर्वांगसम है। यानी लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी
सर्वांगसम त्रिभुज ADC। तो दोस्तों इससे हमको ये भी पता चलता है कि किसी समानांतर चतुर्भुज का कोई एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में क्या करता है, विभाजित करता है। इसे दोस्तों मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताने का प्रयास किया, कहीं पर विशेषता मैंने लिखा होगा, आप लोग यहाँ पर देखिएगा। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा है इसका कोई एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। क्यों? क्योंकि जो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम है। लेकिन अभी तक आप लोगों ने ये नहीं जाना कि जो समानांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो आपस में बराबर कैसे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर तो एक विकर्ण है, एक विकर्ण दोस्तों हम लोग और ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग एक विकर्ण और ड्रॉ करेंगे तो हमको दूसरा विकर्ण मिल जाएगा BD, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दो ठो त्रिभुज में चलते हैं। देखिए यहाँ पर एक को मिलेगा दोस्तों ABD, एक को मिलेगा ABC। ध्यान से देखिएगा इस आकृति को, एक को मिलेगा ABD, एक को मिलेगा ABC। मतलब एक ही आधार AB पर दो त्रिभुज क्रमशः ABD और ABC खड़ा है, यानी उस पर उपस्थित है। तो हम कैसे पता करेंगे कि इनके जो दोनों विकर्ण होंगे वो आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो दोस्तों हमको क्या करना है कि इस चतुर्भुज के दोनों विकर्ण यानी AC को किसके बराबर करना है दोस्तों, BD के बराबर करना है। तो कैसे कर सकते हैं, तो आप लोग यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ध्यान से कि जो दोस्तों ये वाली जो भुजा है AD भुजा BC भुजा के आपस में क्या है, बराबर है। तो लिख सकते हैं कि जो AD भुजा है, AD भुजा वो किसके बराबर हो जाएगा, BC भुजा के बराबर हो जाएगा। और साथ ही दोस्तों आप लोग यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि जो यहाँ पर ABD और ABC दोनों त्रिभुजों का जो आधार है वो दोनों त्रिभुजों के लिए दोस्तों उभयनिष्ठ है। यानी ये दोनों त्रिभुज अपने एक ही आधार AB पर क्या है, उपस्थित है। तो बोल सकते हैं कि AB बराबर क्या है दोस्तों, AB है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि AD बराबर है BC के और AB बराबर है AB के। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं दोस्तों कि इनके जो तीसरी जो भुजा होगी कौन कौन, यहाँ पर दोस्तों त्रिभुज ABD का जो तीसरा भुजा मिलेगा वो मिलेगा BD, और यहाँ पर जो ABC का जो तीसरा भुजा मिलेगा वो मिलेगा दोस्तों आपका AC। तो आपका जो AC है वो किसके बराबर हो जाएगा, AC, वो AC हो जाएगा दोस्तों आपके BD के बराबर। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे के बराबर या समान होते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों G नंबर विशेषता में। G नंबर विशेषता में कहा जा रहा है समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे के बराबर या समान होने के साथ साथ इनके जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। समद्विभाजित करने का मतलब कि अगर ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो प्रतिच्छेद करने के फलस्वरूप दोस्तों इनका जो मतलब कोई भी अगर विकर्ण उठाइएगा AC चाहे BD, तो ये दोस्तों अपने दो बराबर भागों में क्या होंगे, विभाजित होंगे। यानी कि AO हो जाएगा किसके बराबर, AO हो जाएगा CO के, अब BO हो जाएगा किसके बराबर, वो हो जाएगा दोस्तों DO के। यानी कि एक दूसरे के प्रतिच्छेद करने के कारण ये क्या हो चुके हैं, आपस में समद्विभाजक हो चुके हैं। तो इसलिए हमने बताया कि इस चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि समानांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होंगे वो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करेंगे। दोस्तों यह फिक्स है कि किसी भी समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे ही करेंगे। लेकिन यह कोई निश्चित नहीं है कि किसी समानांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होंगे वो एक दूसरे को समकोण पर ही समद्विभाजित करेंगे। दोस्तों समानांतर चतुर्भुज में आने वाले कुल जितने भी आकृतियां हैं उन सभी आकृतियों में केवल वर्गी एक ऐसा एकलौता चतुर्भुज है, या बोल सकते हैं कि एक ऐसा समानांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अन्यथा दोस्तों वर्ग को छोड़कर शेष कुल जितने भी अगर आप समानांतर चतुर्भुज देखिएगा तो उनके जो विकर्ण होंगे वो आपस में बराबर तो होंगे, साथ ही साथ एक दूसरे को समद्विभाजित तो करेंगे, लेकिन समकोण पर बिल्कुल भी समद्विभाजित नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग यहाँ पर ये भी सीख सकते हैं कि समानांतर चतुर्भुज के जो दोनों विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित कर भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो इसे भी दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखाने का प्रयास किया। देखिए आप लोग देखिएगा, एक समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। दोस्तों समकोण पर समद्विभाजित करने के लिए हमने यहाँ पर इसलिए लिखा क्योंकि वर्ग भी एक प्रकार का समानांतर चतुर्भुज है और इनके दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इस स्थिति में बोल सकते हैं कि एक समानांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित
कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यह कोई निश्चित नहीं है कि हमेशा समकोण पर समद्विभाजित ही करेंगे, लेकिन यह निश्चित है कि हमेशा एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर ये तो सीख चुके हैं कि इसका कोई एक विकर्ण उसे दो सर्वांग त्रिभुजों में विभाजित करता है। मैंने आप लोग को अभी यहाँ पर क्या किया, आप लोग को बताने का प्रयास किया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों, एक समानांतर चतुर्भुज एक समलंब है। देखिए ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या बताया, एक समानांतर चतुर्भुज एक समलंब है, परंतु समलंब एक समानांतर चतुर्भुज नहीं है। क्या है भैया, देखिए एक समानांतर चतुर्भुज एक समलंब है, परंतु समलंब एक समानांतर चतुर्भुज नहीं है। तो दोस्तों आप समलंब चतुर्भुज की परिभाषा में क्या जानते हैं, आप समलंब चतुर्भुज की परिभाषा में ये नहीं जानते हैं कि एक ऐसा चतुर्भुज जिनके दो युग्म की भुजाओं में से कोई एक युग्म की भुजा एक दूसरे के परस्पर समानांतर होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। तो दोस्तों आप लोग समानांतर चतुर्भुज में क्या देखते हैं, समानांतर चतुर्भुज में इनके दोनों युग्मों की जो भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर होने के साथ साथ समानांतर भी होती है। तो दोस्तों हमको मतलब है इनके दोनों युग्मों में से किसी एक युग्म की भुजा का केवल समानांतर होने से, बराबर ना भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन क्या होना चाहिए, समानांतर दोस्तों होनी चाहिए। तो दोस्तों कोई भी अगर आप समानांतर चतुर्भुज लीजिएगा तो इनके दोनों युग्मों में से कोई भी एक युग्म की भुजा आपस में समानांतर नहीं होंगी। अरे हालांकि दोनों युग्म की भुजा क्या है, आपस में समानांतर है, लेकिन एक विशेष तौर पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि इसकी एक युग्म की भुजा क्या होगी, आपस में समानांतर होगी। समलंब की परिभाषा यही बोलता है कि एक ऐसा चतुर्भुज जिनके दोनों युग्मों में से कोई एक युग्म की भुजा एक दूसरे के समानांतर अगर हो जाए तो उसे हम लोग बोलेंगे समलंब चतुर्भुज। तो उस प्रकार से दोस्तों हम लोग बोल सकते हैं कि एक समानांतर चतुर्भुज एक समलंब है, परंतु समलंब एक समानांतर चतुर्भुज नहीं है। तो क्या नहीं है भैया, क्योंकि समलंब के दोनों युग्म की भुजाओं में से किसी एक ही युग्म की भुजा एक दूसरे के समानांतर होनी चाहिए, जबकि समानांतर चतुर्भुज ये बोलता है कि इनके दोनों युग्म की भुजाओं में से प्रत्येक युग्म की जो भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर होने के साथ साथ समानांतर भी होनी चाहिए। इसलिए दोस्तों हम लोग समलंब को समानांतर चतुर्भुज नहीं बोलेंगे, लेकिन समानांतर चतुर्भुज को समलंब बोल सकते हैं। इसको भी आप लोग हमेशा याद करके रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं के नंबर में। के नंबर दोस्तों कहा जा रहा है आपसे, किसी चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को एक क्रम से मिलाने वाले रेखाखंडों द्वारा बना चतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज होता है। तो क्रम से क्या बताया, किसी चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मध्य बिंदु लेते हैं, ठीक है दोस्तों, मध्य बिंदु। तो देखिए सब मध्य में है, जो खींचे ना रेड कलर का निशान, ये सब मध्य में है। तो मान के चलते हैं यहाँ पर ए है, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों बी है, आई सी है, आई डी है। क्या बोला है कि किसी चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, तो प्रत्येक भुजा का हमने मध्य बिंदु दोस्तों ले लिया है, ठीक है, मध्य बिंदु, ठीक है। जो उस भुजाओं को दो बराबर भागों में विभाजित करे वही बिंदु क्या कहलाता है, उस भुजा का मध्य बिंदु कहलाता है। तो मध्य बिंदु को एक क्रम से, तो दोस्तों जैसे तैसे नहीं ना कि एक मिला दिए सी से, डी को मिला दिए बी से, क्रम से, यानी ए के बाद क्या मिलेगा, ए के बाद कौन सा बिंदु मिलेगा, बी, फिर बी के बाद कौन सा बिंदु मिलेगा, सी, फिर सी के बाद कौन सा बिंदु मिलेगा, डी, फिर डी के बाद कौन सा बिंदु मिलेगा, ए, ठीक है। यहाँ पर जो आपका चतुर्भुज बन रहा है ना, देखिए यही बोल रहे हैं ना कि क्रम से मिलाने वाले रेखाखंडों द्वारा बना चतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज होता है। यानी कह रहा है कि इसके प्रत्येक भुजाओं के मध्य बिंदु से यदि आपने रेखाखंडों द्वारा जो चतुर्भुज का निर्माण किया है वह चतुर्भुज वह एक प्रकार का समानांतर चतुर्भुज कहलाएगा। यानी जो आपका नया चतुर्भुज इसके अंतर्भाग में निर्मित हुआ है ए बी सी डी, वो एक प्रकार का दोस्तों कौन सा चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज है। इसका भी सत्यापन 9th क्लास में आप लोग को कराया जाएगा। इस चीज को दोस्तों हमेशा आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। अगर दोस्तों की ये सभी चतुर्भुज के लिए सत्य है, ऐसा नहीं है कि केवल वर्ग के लिए। आप दोस्तों समानांतर ले लीजिए, या दोस्तों आप समलंब ले लीजिए, या दोस्तों आप पतंग ले लीजिए, या कोई विषम चतुर्भुज ले लीजिए, सब चतुर्भुजों के लिए क्या है, यह सत्य है। अगर उनके प्रत्येक भुजाओं के मध्य बिंदु से अगर आप क्रम से अगर रेखाखंड खींचते हैं तो इन रेखाखंडों को मिलाने वाला जो दोस्तों आपका चतुर्भुज आपका निर्मित होगा उसको हम लोग समानांतर चतुर्भुज ही बोलेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए सब यहाँ पर मध्य बिंदु मान लेते हैं दोस्तों पी है, ठीक है, आई मान लेते हैं दोस्तों क्यू है, आई मान लेते हैं आर है, आई ए से। तो मिलाइए क्रम से, इसको ऐसे मिलाते हैं, फिर दोस्तों इसको ऐसे मिलाते हैं, और फिर दोस्तों इसको इस तरीके से। देखिए ये देखिए मध्य बिंदु पर नहीं है, देखिए थोड़ा सा ऊपर चला गया है ना, ये मध्य बिंदु पर नहीं, देखो हाई मध्य बिंदु पर है लेकिन हाई मध्य बिंदु बिल्कुल भी नहीं है। तो अब मध्य बिंदु पर हुआ, ठीक है। इसको दोस्तों ऐसे मिला देते हैं, इसको दोस्तों हम लोग ऐसे मिला देते हैं। तो यहाँ पर जो आपका नया यहाँ पर चतुर्भुज बना है ना, कौन कौन, पी क्यू आर एस, तो इसी चतुर्भुज को हम लोग बोल सकते हैं वो एक प्रकार का क्या है, आपका समानांतर चतुर्भुज है। देखने से लग रहा है कि क्या है, एक प्रकार का समानांतर चतुर्भुज है। अगर समलंब में अगर कीजिएगा तो समलंब में भी ऐसा ही होगा। मान के चलते हैं कि समलंब में ये दोस्तों एक प्रकार का ये क है, ठीक है, और इसका मध्य बिंदु देखिए, मध्य बिंदु यहाँ पर मान चलते आएगा, मतलब मान चलते हैं
ऐसे कोई फिक्स नहीं है कि यहीं पर मध्य बिंदु होगा, हम मतलब अनुमान से चल रहे हैं आप लोग समझाने के लिए। और यहाँ पर इसका जो मध्य बिंदु होगा वो ग होगा, यहाँ पर जो मध्य बिंदु होगा वो दोस्तों आपका घ होगा। इनको मिलाइए क्रम से, तो क को हमने मिलाया ख से, ख को हमने मिलाया ग से, ग को हमने मिलाया घ से, घ को हमने मिलाया क से। तो देखिए देखने से क्या लग रहा होगा, देखने से ये लग रहा होगा कि जो आपका नया चतुर्भुज बना है सबलम कतम भाग में क ख ग घ, वो भी एक प्रकार का क्या है, समानांतर चतुर्भुज ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो के नंबर विशेषता है वो भी खत्म हो चुका है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एल नंबर विशेषता का। तो दोस्तों एल नंबर जो विशेषता है वो आपसे यही कह रहा है कि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अपने आयत के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोग को मैं समझाता हूँ, इससे दोस्तों हम लोग विकर्ण को मिटा देते हैं। क्या बात है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं अभी ये दिखने में कैसा लग रहा है, अभी दिखने में एक प्रकार का समानांतर चतुर्भुज लग रहा है, यानी ABCD एक प्रकार का समानांतर चतुर्भुज है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक लंब का सहायता लेते हैं। ठीक है, तो कैसे हम लोग दोस्तों यहाँ पर लंब डालेंगे, तो आप लोग समझिएगा। देखिए C शीर्ष से हम लोग AB भुजा पर लंब डालेंगे। तो लंब डालेंगे तो ऐसे हम लोग डाल लेते हैं लंब। देखिए ऐसे क्या करते हैं, लंब डाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो लंब हमने डाला वो मान के चलते दोस्तों कौन सा हुआ, NCM। ठीक है, यहाँ पर आज जो इसका दूसरा शीर्ष है, मतलब एक शीर्ष हमने लिया C से, अब हम D शीर्ष क्या करते हैं कि एक लंब डालते हैं। ठीक है, तो हालांकि AB के आधार पर तो नहीं आएगा लेकिन इससे बाहर जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लंब डाल के देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर क्या करते हैं, लंब डालते हैं। देखिए लंब हम लोग डालते हैं। तो जब दोस्तों हमने लंब डाला तो इसका जो लंब है वो AB आधार से बाहर आ चुका है। ठीक है, तो ये भी क्या है दोस्तों, लंब है। देखिए हम यहाँ पर लंब क्यों डालें, देखिए लंब आपको बताते हैं क्यों हमने यहाँ पर लंब डाला है। दोस्तों यहाँ पर भी लंब है तो मतलब यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री है ना, और यहाँ पर क्या होगा 90 डिग्री होगा। जब ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर और यहाँ पर जो कोण बनेंगे ये दोनों भी क्या बनेंगे, 90 डिग्री बनेंगे। और आपको पता है कि आयत के अंतःभाग में बनने वाले प्रत्येक कोणों की माप क्या होती है, एक समकोण होती है। तो यहाँ पर भी 90 है और यहाँ पर भी 90 है। और साथ ही साथ दोस्तों ये वाला जो कोण मिलेगा ना, ध्यान से देखिएगा, थोड़े समय के लिए इसको मिटा देते हैं, ये वाला कोण और इधर से दोस्तों ये पूरा कोण, ये भी क्या होगा 90-90। तो देख सकते हैं प्रत्येक कोण कितना हो चुका है, 90 डिग्री हो चुका है। इसका दोस्तों हम लोग नाम देते हैं M। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपको इस चतुर्भुज में एक आयत मिला, कौन सा, तो दोस्तों MNCD क्या मिला, एक प्रकार का आयत मिला। ठीक है, तो दोस्तों आयत बनाने के फलस्वरूप इस समानांतर चतुर्भुज में आपको दो ठो त्रिभुज मिलेंगे। देख सकते हैं कौन कौन, पहला आपका त्रिभुज है AMD और दूसरा त्रिभुज आपका BNC। दोस्तों इसमें हम समानांतर चतुर्भुज का पूरा जानकारी आप लोग को मैं दे रहा हूं और आप लोग दोस्तों थोड़ा सा इसको अच्छी तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। हालांकि मैं दोस्तों पूरा विस्तार से इसको नहीं बता सकता क्योंकि पूरा और विस्तार से पूरा ओपनली मैं बताऊं तो दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग इसको मतलब जितना दोस्तों मैं मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, जितना मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप ही हेल्प कीजिए ताकि आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ सकें। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं ना, एक ये वाला त्रिभुज और एक वाला त्रिभुज। तो ये जो दोनों के दोनों जो त्रिभुज है ना दोस्तों, ये दोनों को दोनों आपस में बराबर, कहने का मतलब कि दोनों को दोनों एक दूसरे के क्या है, सर्वांग है। ठीक है, तो जब दोस्तों ये दोनों को दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग है तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपका MD है और जो आपका NC है ये दोनों भुजा भी क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग में, सर्वांग RHS से होगा। देखिए यहाँ पर भी समकोण है और यहाँ पर भी समकोण है, 90 डिग्री एगो कोण। ठीक है, और साथ ही साथ देख सकते हैं दोनों का कोण भी आपस में बराबर है, हई वाला भुजवा और हई वाला भुजवा आपस में क्या है दोस्तों, बराबर है। तो बोल सकते हैं कि RHS से राइट हैंड साइड से क्या है, ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग में। तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग होने के कारण हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी जो माप होगी CD की कोई ना कोई माप होगी ना दोस्तों, CD की जो माप होगी वो किसके बराबर होगी, देखिए CD की जो माप होगी वो पूरा MN के बराबर होगी। और जब दोस्तों ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग हो चुके हैं तो जो आपका MD भुजा है वो आपके NC के बराबर भी होगा। यानी कि जो MD भुजा है वो NC के जब बराबर हो जाएगा तो बोल सकते हैं कि चतुर्भुज MNCD में इनकी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर है ना। यानी कि MN बराबर हो जाएगा CD के, क्यों, क्योंकि CD की माप MN के माप के
इक्वल है, ठीक है। और साथ ही जो एनसी भुजा है वो आपके एमडी के बराबर है। तो समूह भुजाएं बराबर है और साथ ही इनके प्रत्येक अंतःकोणों की माप एक समकोण है। तो बोल सकते हैं कि ये जो आपका नया जो चतुर्भुज बना है एमएनसीडी वो एक प्रकार का आयत है। तो दोस्तों जब हम आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका क्षेत्रफल कैसा निकलेगा बताइए। तो इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा वो लंबाई और चौड़ाई से निकलेगा, क्योंकि पता है कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई यहाँ पर कौन हो सकता है, लंबाई हो सकता है आयत के लिए एम एन गुणा चौड़ाई कौन हो सकता है एम डी या फिर हो सकता है एन सी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर चौड़ाई ले लेते हैं दोस्तों एन सी, तो लंबाई गुणे चौड़ाई। अब हम बात करते हैं समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का। तो दोस्तों आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि समानांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो आधार गुणे शीर्ष लंब के बराबर होता है। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। किसका, तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल सदैव उसके आधार और शीर्ष लंब के गुणनफल के बराबर होता है। तो दोस्तों हमको आधार वही लेना है जिस आधार पर कोई लंब होगा। तो देखिए यहाँ पर समानांतर चतुर्भुज कौन है, समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है। तो इस चतुर्भुज में ए बी के आधार पर कौन सा लंब है, तो दोस्तों यहाँ पर सी एन है, देख सकते हैं सी एन। तो यहाँ पर आधार हो जाएगा कौन, ए बी, ठीक है, ए बी आधार हो जाएगा और यहाँ पर जो लंब होगा वो कौन हो जाएगा सी एन, यानी कि एन सी। और देखिए दोस्तों आप लोग ध्यान से, जो एम एन जो भुजवा है आपका वो आपके ए बी के बराबर हो सकता है। एम एन जो भुजा है आपका वो ए बी के बराबर कैसे, देखिए दोस्तों जब सी डी भुजा एम एन के बराबर है और सी डी भुजा ए बी के बराबर है। देखिए ध्यान से आप लोग बताते हैं। देखिए जब सी डी भुजा बराबर है ए बी के और फिर सी डी जो भुजा है वो बराबर है एम एन के, तो क्या ए बी बराबर नहीं हो सकता है एम एन के। तो जब ये दोनों बराबर हो जाएगा एक दूसरे के, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों हम लोग एम एन के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, ए बी गुणा एन सी। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों जो आपका आयत का क्षेत्रफल है वो आपके दोस्तों समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के इक्वल हो चुके हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर बताया कि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अपन ही ना कौन और आयत के अपन है, मतलब जो इसमें आयत बनेगा ना उसी को अपने आयत के क्षेत्रफल के बराबर होता है। दोस्तों बस इसको तिरछा कर दिया जाता है। आप कभी भी मतलब कि दुकान पर जाइएगा मिठाई वाले दुकान पर, तो उसमें देखिएगा कि बर्फी ज़्यादातर समानांतर चतुर्भुज जैसा ही बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों जो ट्रे होता है जिसमें मतलब मिठाइयों को रखा जाता है उसमें ज़्यादा बर्फी क्या हो सके, अट सके, काफ़ी कम क्षेत्रफल उसमें क्या कर सके, मतलब वो घेर सके। ऐसा नहीं है कि इसकी भुजाओं की माप क्या होगी या इसका जो क्षेत्रफल होगा वो आयत के क्षेत्रफल से कम हो जाएगा, क्योंकि इनका जो क्षेत्रफल होगा समानांतर चतुर्भुज का वो आयत के क्षेत्रफल के बराबर ही होगा। लेकिन दोस्तों जब हम इसको समानांतर तरीके से क्या करते हैं, इसकी आकृति देते हैं, तो वो ट्रे में अधिक से अधिक क्या होती है, बर्फियाँ अट जाती हैं, उसमें दोस्तों बिल्कुल इस तरीके से क्या होती है, आ जाती हैं। तो इस प्रकार से आपके समानांतर चतुर्भुज से संबंधित कुल जितने भी कॉन्सेप्ट थे उसको मैंने आप लोग के लिए बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा दिया है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग को समानांतर चतुर्भुज से संबंधित बहुत सारे जानकारियों का अध्ययन आप लोगों ने किया होगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी तो प्लीज दोस्तों मेरी इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वाले वीडियो में चतुर्भुज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।